गुड मॉर्निंग। साकी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे सारणी सारणी में हम लोग क्वेश्चन बनाने का सिलसिला चल रहा है। तो अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, क्वेश्चन लगाने के बाद कुछ और आपके चैप्टर में दिया हुआ है उपसारणी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जो क्वेश्चन आपका कराएंगे, कल जो क्वेश्चन कराए थे सब 1 नंबर का था। एग्जाम में आपके 1 नंबर 2 नंबर के आएंगे। आज जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपको 5 से 8 नंबर, ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर का आएगा। ये कई साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम सोचे इसको भी बता दें। चलिए, इसको लगाया कैसे जाता है। अब हम सारणी को बताएं तो सारणी के गुणधर्म बता चुके हैं आप लोगों को। तो इसमें पंक्ति और स्तंभों का हेर फेर करते हैं इधर उधर। ठीक, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लिखेंगे ना जी, RHS लिख दिया हम। उधर से नहीं हल कर पाएंगे, इधर से हल करेंगे। ठीक ना, इधर से हम लोगों को आसान रहता है। तो हम लोग बायां पक्ष लेंगे और इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमको क्या प्राप्त करना है, ABC प्राप्त करना है, फिर ये चीज प्राप्त करना है। जो जो दे रहा है हमको उसी के हिसाब से काम करना होता है। तो हम इसको पहले लिखें या डायरेक्ट करना स्टार्ट करें। देखिए, हम अब लिखेंगे तो ज्यादा टाइम जाएगा। इस क्वेश्चन से ये जो सारणी दिया हुआ है, इसमें से हम ए मतलब ये पहली पंक्ति से ए, दूसरी पंक्ति से डी और तीसरी से सी, मतलब R1 R2 और R3 से क्या ले लेते हैं, आर बढ़िया से नहीं लिखा पाता है। अब ठीक है, से क्या करते हैं, ABC। ठीक, उभयनिष्ठ लेने पे ना, उभयनिष्ठ 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 लेने पर, चलिए उभयनिष्ठ लेते हैं। इसमें से ABC अगर ले लेंगे तो क्या बचेगा बताइए। 1/a बचेगा, फिर 1/a प्लस 1, यहाँ पे 1/a, फिर यहाँ पे बचेगा आपका 1/a। ये हो गया, ये R1 हो गया। R2 से क्या लेना है, B लेना है। तो यहाँ से लेंगे तो 1/b, यहाँ पे 1/b प्लस 1, यहाँ पे 1/b। यहाँ पे ले लेंगे C, तो 1/c 1/c 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1/c प्लस 1, ये हो जाएगा। यही बचेगा ना जी। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब सबको जोड़ देते हैं। ठीक, पहली पंक्ति जो है R1 को क्या करेंगे, सबको जोड़ने जा रहे हैं। क्योंकि अब हमको ये वाला चीज प्राप्त हो गया, क्या चीज, ये प्राप्त हो गया बाहर। अब हमको इतना निकालना है, तो इसको भी करने के लिए काम किया जाए। तो ABC, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कर सकते हैं सबको जोड़ना। चलिए जोड़ देते हैं। इसमें क्या है, अब इसको हम पहले लिख देते हैं 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हो जाएगा। ये वाला तो पहला पद है, फिर ये जाएगा जुड़ेगा, फिर ये वाला। इसी तरह इसमें करेंगे तो ये भी हो जाएगा, 1 पहले आ जाएगा, फिर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। चलो आगे बढ़ो। फिर इसमें भी हो जाएगा 1 प्लस 1/a 1/b 1/c हो गया। अब ये जेव का तेव लिख देते हैं, 1/b हो जाएगा, 1/b प्लस 1 और 1/, क्या है नीचे, b। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा 1/c 1/c 1 प्लस 1/c। इतना बचेगा। सब में ये चीज है कि नहीं। तो R1 से इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो R1 से इसको कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ABC, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कॉमन हो गया। बचेगा क्या, सब निकल गया। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बचा। आपका यहाँ 1/b 1/b प्लस 1 1/b, यहाँ पे हो गया 1/c 1/c और 1 प्लस 1/c। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना जी। हाँ, जा रहे हैं ऊपर, जा रहे हैं, पता है कि नीचे नहीं दिखता है। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये ऐसे बाउंड्री बना लेते हैं। ये यार सुबह सुबह घुस जाता है। हाँ, हम नाश्ता किए नहीं, इसको नाश्ता कराएं सुबह सुबह। ABC 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, ये हो जाएगा। बचा जो है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पहले C2 को क्या करेंगे, C2 को C2 माइनस क्या कर दें, C1, इसमें से इसको क्या कर दें, घटा दें ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर C2 इक्वल टू C2 माइनस C1। C1 का मतलब स्तंभ होता है ना। तो C2 जो है इसमें से इसको क्या कर दें, घटा दें। तो चलिए
यहाँ पे हो जाएगा हमारा, घटाएंगे तो कितना बचेगा बोलो, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1/b रहेगा और यहाँ पे 1/c। अब घटा किस में से रहे हैं, जब 1 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक, क्योंकि C2 - C1 कर रहे हैं, C2 को कर भी रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, 1/b प्लस 1 माइनस 1/b करेंगे तो 1/b घट जाएगा, बचेगा 1। यहाँ पे 1/c से 1/c घटाएंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, 1/b 1 प्लस 1/c, इतना हो गया, इतना समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद अगली लाइन में लिख सकते हैं ए बी सी 1 प्लस 1/k प्लस 1/k 1/b 1/c, ठीक। अब यहाँ पे अब क्या करें, इसको भी 0 करने की कोशिश करें। अब C3 को देख लेते हैं, C3 को करेंगे C3 माइनस C1, उसको भी घटा दीजिए, तो C1 से घटाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, 0 0 1/b ये 1, 1/b से 1/b घटेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। फिर 1/c ये वाला 0 और इससे ये वाला घटेगा तो क्या बचेगा 1, अभी नहीं है, सारणिक है। इतना हो गया, अब उसको हल कर दिया जाए सारणिक, तो किसको, प्रथम पंक्ति के अनुदिश क्या कर देंगे, इसको विस्तार, चाहे प्रथम पंक्ति से करिए चाहे इससे करिए, तो हम इसे कर दें तीसरे वाले से, तो चलिए कर देते हैं ए बी सी 1 प्लस 1/a 1/b प्लस 1/c, ये हो गया। अब इसका विस्तार करने जा रहे हैं, तो इसको जब एक लेंगे तो ये वाला क्लोज हो जाएगा, ये वाला क्लोज हो जाएगा, एक एक कम एक और माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या आएगा हमारा, एक आएगा, यहाँ पे एक का गुणा करेंगे तो ए बी सी 1 प्लस 1/a 1 प्लस b, यही आएगा। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, RHS प्रूफ हो गया। अब इतना अगर आप लोग कर लेंगे तो 8 नंबर आपका बन गया। अब जितना टाइम लगे आपको लगाने में, जितना फास्ट इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी हो जाएगा। बात समझ में आई, इसमें कोई ऐसा जगह है जो आप लोगों को नहीं समझ में आया, समझ में आ गया, मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा लें, तब तक उधर का आप लोग लिख लीजिए, हम इधर का मिटा दे रहे हैं। इतना में तो हो जाएगा ये वाला। दिया है कि यदि W इकाई हो, ओहो इधर तो धीमा हुआ है, वो वाला दीजिए तो थोड़ा सा, ज्यादा भीग गया है ना। यदि W नहीं है, क्या है, ओमेगा है, क्या है, ओमेगा, उल्टा चना इसको बोलते हैं, चना की तरह दिखता है कि नहीं, उल्टा चना हम लोग बोलते थे, अब पता नहीं तो इसको W पढ़ो या जो भी पढ़ो। यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो, इकाई का घनमूल, घनमूल का मतलब समझते हो ना, किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा हो तो 1 W⁻6 W⁻8, फिर दिया है W⁻6 W चाहे ओमेगा पढ़ो, ठीक है, 3 W की तरह दिख रहा है, ये है ओमेगा, ओमेगा⁻8 ओमेगा⁻7, क्वेश्चन सही है ना। का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। जब इकाई घनमूल दिया हुआ हो, ठीक, इकाई घनमूल का मतलब एक का घनमूल, तो एक का घनमूल जो होता है क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन जो ओमेगा है, ओमेगा को ही मान लिया है इकाई घनमूल, मतलब ओमेगा जो है, ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 दिया हुआ है, क्या दिया है, ओमेगा क्यू इक्वल टू 1। तो हम अगर देखेंगे इसमें जो जो दिया है ओमेगा⁻6 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा⁻6 ऐसे घात पे 2, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1। फिर ओमेगा⁻8 दिया हुआ है, उसको निकाल लेते हैं यहीं पे, ओमेगा⁻8 है तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा⁻6 और ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 8 है, ठीक। तो इसका जो है 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, ओमेगा⁻8 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, वहां पे लिख सकते हैं। इसी तरह ओमेगा 6 है,
ओमेगा 3 है, तो ओमेगा 3 जो है उसका तो 1 हो गया है, यहाँ तो लिख ही दिया है। ओमेगा 7 है, उसको भी लिख लीजिए, ओमेगा घाते 7। ये कितना होगा, ओमेगा 6, एक ओमेगा बचेगा क्या, ओमेगा, क्योंकि ओमेगा 6 का मान 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब सब हम उसमें मान रखेंगे, क्या करेंगे, उसमें मान रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ओमेगा 6 का मतलब 1, ओमेगा 8 का मतलब ये बचेगा। ठीक, फिर यहाँ पे ओमेगा 6 है तो मतलब क्या बच रहा है, 1, यहाँ पे 1, फिर क्या है, ओमेगा 3 का मतलब 1, यहाँ पे ओमेगा, नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा और यहाँ पे 1। ठीक है ना, सब चेंजिंग हो गया, इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2 कर देते हैं, C1 माइनस C2। ठीक, C1 जो है इसको C2 से क्या कर दे, घटा दे, ताकि हमारा 0 हो जाए, यहाँ पे आ जाएगा ना वो। चलिए इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 1 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, 0 1 ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यही होगा, और यहाँ पे ओमेगा 1, ये हो गया। इसका क्या कर दें, विस्तार कर दें, इसका विस्तार कर दें। तो विस्तार कैसे किया जाता है, इसके अनुदिश करेंगे, तीसरी पंक्ति के इस अवयव के अनुदिश। तो इसके लिए करेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, एक कोष्ठ में, कोष्ठक में होगा। जब इसको लेते हैं तो ये वाला क्लोज करते हैं, ये क्लोज हो जाता है, इसको छोड़ के बाकी जो बचा उसी का करते हैं, तो हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, सब बराबर है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो काम बन जाएगा हमारा। चलिए तो यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेते, कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है जी। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कॉमन ले लेंगे, चाहे इसी को ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये वाला भी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, एक बराबर हो गया दोनों। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, दोनों तो स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर। इसको क्या कर दे, चलिए यहाँ पे कर देते हैं, इसको यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसका होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे, माइनस, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ओमेगा घाते 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब माइनस होता है 2a भी होता है, 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, यही होगा, हो जाएगा। चलिए माइनस, ये जो होता है ओमेगा स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, ओमेगा बचेगा, क्योंकि ओमेगा घाते 4 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा घाते 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, तो ओमेगा घाते 3 का मतलब 1, और ये ओमेगा बच जाएगा, यहाँ पे बचा एक तो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा, -2, कितना बचेगा, -2, क्योंकि इसका मान 3 हो जाएगा, ओमेगा घाते 3, ओमेगा घाते 3 का मान 1, इतना हो गया ना। अब हम लोग अगर इकाई घनमूल होता है कोई चीज, तो ये समीकरण बनता है, क्या बनता है, समीकरण, इतना बराबर हम लोग लिखते हैं 0, एक यहाँ पे रहेगा। अगर इसके बराबर निकाला जाए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर, तो ये -1 हो जाएगा, इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1, तो यहाँ पर जाएगा -1 -2, टोटल बाहर कितना आएगा, माइनस 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 हो जाएगा, सब कितना आ जाएगा, इसका मान 3 आएगा। इतना बात समझ में आया। चलिए -3 नहीं ना आएगा जी, -1 ठीक है, इसका वैल्यू कितनी आएगी, 3, कहीं दिक्कत नहीं ना है, देख लो एक बार मिला लो शुरू से। इधर का मिटा दें तब तक आपका, इसके बाद अगला क्वेश्चन बता दें। देखिए जितना क्वेश्चन है सब आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 से 8 नंबर के बीच आएगा, ठीक ना, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, फिर दोबारा बता देंगे, लेकिन दोबारा बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ चुका है। चलिए इसको मिटा रहे हैं अगला क्वेश्चन के लिए। क्या हुआ जी, बहुत खुश लग रहे हो। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है -a², फिर क्या है जी बोलो तो, AB AC BA -B², फिर
बी सी, फिर दिया हुआ है सी ए, सी बी और माइनस सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपका। ठीक, इसके बराबर सिद्ध करना है 4a² b² c², यही आपको सिद्ध करना है। इतना बात समझ में आ रहा है? हम लोगों को यही सिद्ध करना है। हो जाएगा, ये भी आपका आएगा कितने नंबर का, 8 या 5 नंबर का। ठीक, इसमें हम लोग बायां पक्ष को पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए सारणी के सारे नियम बता चुके हैं, आप इसमें कुछ भी करिए। देखिए गणित है तो इसमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, हमेशा इसे छेड़छाड़ करिए, कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा ही। हम लोग इसको देख के काम करेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं इस पंक्ति में कितने हैं, C1 में ए सब में है, इसमें सब में बी है, सब में सी है। तो हम लोग क्या करें, पहले सबसे निकाल लेते हैं C1 C2 और C3 से क्या कॉमन ले लेते हैं, ए बी सी। उभयनिष्ठ लेने पे, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक, तो उभयनिष्ठ लिया जा रहा है। यहाँ पे ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए, निकल गया सबसे। किसे निकाले हैं, C1 से, इससे तो यहाँ बचा एक तो ए, यहाँ पे क्या बचेगा ए, और यहाँ पे बचेगा ए, बचेगा ना जी, क्योंकि हमने इससे ए लिया हुआ है। तो यहाँ का ए लेंगे, ये वाला तो ए रहेगा ही, ये वाला ए रहेगा। इससे बी लिए हुए हैं, क्या लिए हैं, इससे बी, तो इससे बी लिए हैं तो ई बी खत्म, ई बी खत्म, ई बी खत्म। ठीक, तो बस क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे हमारा इससे क्या लिए हैं, ए लिए हुए है ना, तो यहाँ पे बी बच गया, यहाँ पे माइनस बी बचा, और यहाँ पे बीच बच गया। ठीक, क्योंकि इससे सी लिए हुए हैं तो सी सबसे निकल गया, तो सी यहाँ एक कट होता निकल गया, यहाँ एक कट, तो बस बी बचा हुआ है। यहाँ पे सी बचा, यहाँ पे सी बचा, और यहाँ पे माइनस सी बचा। बात समझ में आई कि नहीं, कॉमन लेना समझ में आया, समझ में आ गया। पहले हम लोग स्तंभों से लिए हैं, किसे लिए हैं, स्तंभ से लिए हैं। अब क्या करते हैं, अब हम लोग लेंगे पंक्ति से R1 R2 और R3 से, क्या लेंगे, ए बी सी, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लेने पर, तो इससे उभयनिष्ठ लीजिए। तो R1 ए वाली पहली पंक्ति है ना, तो इससे जब ये ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा a² हो जाएगा, इससे b ले लेंगे तो क्या हो जाएगा b², और इससे c ले लेंगे तो c²। बचेगा क्या हमारा, यहाँ पे बच गया -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, कॉमन हो गया। इतना तक समझ में आया कि नहीं, तुमको नहीं समझ में आएगा, हाँ ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इतना हम ले लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, C1 = C1 + C2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको छोटा करने के लिए हम लिख सकते हैं C1 = C1 + C2 कर दें। बाहर हम लोग ले लिए हैं, यहां से ऐसे कर दो, a² b² c², हमारा इतना तक बन गया है, बस हमको 4 लाना है, इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा। जब C1 + C2 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, जोड़ देंगे तो, बाकी इसको जो करते हैं लिखिए 1 -1 1, फिर यहाँ पे 1 1 -1, इतना हो गया। विस्तार कर दीजिए, a² b² c², इतने का विस्तार करिए तो इसी को लेंगे, है ना, तीसरी पंक्ति को अनुदिश कर देंगे, तो 2 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये वाला रुक जाएगा, ये वाला एक एक कम एक, अब प्लस एक, क्या हो गया हमारा, ये वाला 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4 आ गया, RHS हो गया। एकदम आसान है, बस आपको बस अगर देख के सोचेंगे तो कुछ नहीं, स्टार्ट करिए उसको कुछ ना कुछ करना, इसमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। हो गया, मिटा दें। इसके बाद हम लोग अब इस तरह के क्वेश्चन तो हम बता दिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसको भी किस विधि से, सारणिक विधि से। मक्खी आके बैठ जा रही है। क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी किस विधि से, सारणिक विधि से। ऐसे तो त्रिभुज आता है निकालने ना, तो उसको थोड़ा सा देख लिया जाए, उसका नियम हो, उसके बाद आगे चलेंगे।
आव्यूह जब हम पढ़ा रहे थे तो आव्यूह में हम सारणिक, सहखंडज, उपाव्यूह सब कुछ बता चुके हैं, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग उपसारणिक थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा थोड़ा सहखंडज बताएंगे, उसके बाद हम लोग तुरंत इसका इनवर्स निकालना बताएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बन गया हम लोगों का, बहुत ज्यादा समय ले लिए खाली इसी को पढ़ने में। 15 नंबर के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम लग चुका है, लगा है ना। चलिए अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, त्रिभुजों का, त्रिभुज ऐसे ही लिखा जाता है ना जी, त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ठीक, त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला जैसे कि देखिए, एक तो त्रिभुज है, क्या चीज, त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का हमको क्या निकालना होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुजाकार है तो हमको यहाँ के बिंदु, यहाँ के बिंदु और यहाँ के बिंदु तीनों पता होने चाहिए। ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसको हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए x1 y1, ठीक, इसको x2 y2, यहाँ पे x3 y3। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल कैसे दर्शाते हैं, लिखते हैं 1/2 बड़े कोष्ठ में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या होता है जी, y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 इक्वल टू y1 माइनस y2, ये होता है, ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक ना। इस व्यंजक को हम लोग सारणिक के रूप में लिखेंगे, क्या करेंगे, सारणिक के रूप में। जब हम लोग सारणिक के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या रहता है, माइनस रहता है, तो इसको माइनस लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, चाहे सारणिक वाले में करते समय हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे y1 माइनस y3 हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, बात समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका व्यंजक को 1/2, यहाँ पे लिखेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये हमारा फार्मूला हुआ, ठीक। अब हमको इसमें एक बात ध्यान देनी होगी, क्षेत्रफल जब भी आएगा हमारा ऋणात्मक में तो होगा नहीं, अगर होगा भी तो हम उसमें क्या लेंगे, केवल संख्यात्मक मान लिया जाता है, क्या लिया जाता है, बस संख्यात्मक मान, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब कैसे होते हैं, ये सब संख्यात्मक मान हमेशा क्या रहेंगे, धनात्मक में। जो ऋणात्मक आएगा तो वो बताएगा कि नहीं आप किस दिशा में है, ठीक, ये चीज बता सकता है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि मतलब इसका मान जो है ऋणात्मक आएगा। तो इसका मान कैसा होना चाहिए, हमेशा धनात्मक आएगा। माइनस में भी अगर आ रहा है हल करने पे तो हम लोग बोलेंगे नहीं इतना आ रहा है, वो पॉजिटिव रहेगा, उतना वर्ग इकाई आएगा। और दूसरी बात, अगर कोई बिंदु संरेख रहेगा, क्या रहेगा, कोई बिंदु संरेख, यही तीनों बिंदु अगर संरेख है, इसी त्रिभुज का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग हल कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, ठीक, क्वेश्चन है आपका, कहा गया जी, यदि बिंदु, चलिए आप हो जाएगा, यहीं मिटा देते हैं, हो जाएगा, फार्मूले पर रख देंगे, हो जाएगा। लिखा है यदि बिंदु ए दिया हुआ है, यदि बिंदु ए दिया है -1, बी बिंदु दिया है इसका 2, और कितना दिया है 1 और 4 5, तथा सी बिंदु जो दिया है 4 5, यदि संरेख हो, क्या हो, संरेख हो, दिया हुआ है कि यदि संरेखी हो, संरेखीय, संरेखीय हो तो यम का क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए। 3 बिंदु दिया है तो ये क्या है, त्रिभुज है, क्या चीज है, त्रिभुज है ना। तो इस त्रिभुज का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तभी ना हमको पता, अब कह रहा है कि संरेखी हो, तो हम अभी बताया कि अगर त्रिभुज जो है, त्रिभुज का अगर बिंदु जब संरेखी रहेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहेगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका मान लिख सकते हैं 1/2। अब 3 बिंदु है तो यहाँ पे x1 y1 यम -1, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 1 1, यहाँ पे 4 5 और 1, यही होगा, ठीक। इसका मान क्या होना चाहिए, 0, क्या होना चाहिए, 0। बस इसी को हल कर दीजिए, आ जाएगा आपका वैल्यू। चलिए इसको हल कर देते हैं। यहाँ पे चलिए
1/2 पहले क्या लेंगे यम, तो यम लेंगे तो इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, मतलब इसके मतलब इस बिंदु से होकर जाने वाली अवयव, ठीक। तो ये वाला अवयव और इस बिंदु से स्तंभ में और पंक्ति में जाने वाले बिंदु को क्या करते हैं, छोड़ दिया जाता है। तो छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो ये बचेगा 1 कम 1 -5 1 5 हो जाएगा। माइनस यहाँ 1 लिया जाता है तो +1 हो जाएगा, ठीक। इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 1 2 2, अब 4 1 4, फिर +1 क्या बचेगा, ये छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, 5 गुना के 10 -4 1 4, इतना समझ में आया। बराबर कितना होगा 0। 1/2 जो है उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना होगा -4 यम, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा -2 आएगा ना, यहाँ पे +6 बराबर 0, ठीक। तो इसको हम उधर भेज देते हैं, किसको 4 यम को, तो 4 यम उधर जब भेज देंगे तो क्या बचेगा 4, तो यम बराबर जो आएगा 4/4, एक कट जाएगा, यम का मान क्या आया 1, इसी मान के लिए क्या होगा संरेखीय होगा। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आ गया। चलिए, तो त्रिभुज का जो आपका क्वेश्चन रहेगा, बिंदु दिया रहेगा, अब उसको देख के क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कुछ रहेगा समीकरण निकालने के लिए कहेगा तो समीकरण भी निकालिएगा, इसी तरीके से निकलेगा। नहीं मैं का क्वेश्चन आपको करा देंगे। अब थोड़ा सा उपसारी के बारे में देख लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं, ठीक। चलिए उपसारी बताए थे ना, उपावयव जो होता है वही वाला चीज तो उसमें कहा जाता है उपसारी। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे है A11, ऐसे लिख लेते हैं ABCDEF, या फिर जी आता है GHK, गलती नहीं ना है, EFGHK आई होता है ना, चलो ठीक है, आई छोटका हम लिख ले। हम देख रहे थे कि हमको ABCD अरे ऐसे लिखते हैं आई, तो यल की तरह लग रहा है। चलो ठीक है, हमारा काम है यहाँ पे बताना आपको उपसारणिक। हम ABCD नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोग ABCD के लिए छोटे बच्चों का क्लास शाम में चलता है, उसमें आके आप लोग देख लीजिए। बात समझ में आई ABCD क्या होता है। अब देखिए, जब उपसारणिक की बात की जाती है तो जिसका उपसारणिक निकालने के लिए बोला जाता है ना, उससे होकर जाने वाले स्तंभ और उसी से जाने वाले पंक्ति को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जैसे कि अगर हम इसका निकालने के लिए कहें, इसमें क्या होता है, ये पहला A11 होता है, A12 A13 इसी तरह का होता है, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ये चीज हम पहले बता चुके हैं आपको आव्यूह में, इसमें ज्यादा हमको बताने की जरूरत नहीं। हमारा मेन उद्देश्य है इससे होके जाने वाले पंक्तियों में और इससे होके जाने वाले अवयव में ये सब कुछ छोड़ दिया जाता है। क्या क्या जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो जो बचता है वो इसका क्या रहेगा, इस अवयव के लिए इसका ये उपसारणिक होगा। तो इसके लिए हम लोग शब्द यूज कर लेते हैं। मान लीजिए A11 है तो इसका उपसारणिक हमारा क्या बचेगा, EFHI। बात समझ में आई, इसी तरह निकाला जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। रुकिए एक एग्जांपल ले रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, दिया हुआ है, कहाँ गया जी, एक तो दिया हुआ है, रुकिए उसको लिखें तब उससे आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दिया हुआ है। क्या दिया है, ये सारणी दिया हुआ। सारणी को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे ना, डेल्टा या त्रिभुज बोलिए उसको। यहाँ पे 9 इसमें बोला है कि 6 का उपसारणिक बताइए, किसका, इस 6 का उपसारणिक बताना है। तो इस 6 वाले अवयव से होके जाने वाले स्तंभ को रोकेंगे और क्या करेंगे, जाने वाले पंक्ति को, उसको रोकने के बाद जो बचेगा वही उसका क्या रहेगा, उपसारणिक रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे, जो बच रहा है उसी को लिखिए। क्या क्या बच रहा है, ये वाला रुक जाएगा, ये वाला रुक जाएगा, बचेगा 1 2 7 8, इसको हल कर दीजिए, ठीक। 8 एक कम 8 और 7 गुना के 14 बराबर कितना आएगा -6। यही आपका हमारा होगा 6 का उपसारणी क्या हुआ -6। इतना बात समझ में आ रहा है। इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को अब आगे मिलता रहेगा और उपसारणी के बाद हम सहखंडज और इनवर्स बता के खत्म कर दिया जाएगा इस चैप्टर को, ठीक है। तब तक अभी एक आध दो वीडियो और मिल सकता है आप लोगों को। चलिए आज के लिए इतना रहने दीजिए।